हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन टीचर्स एग्जामिनेशन। दिस इज सेवा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड पीडागोजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1। दिस वीडियो इज फॉर सीटेट 2021 और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा चैनल आपके लिए कंप्लीट कोर्स लाया है सीटेट के लिए फॉर बोथ पेपर 1 and 2, जहां पे हम आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ऑन पेपर 1, 10 टेस्ट ऑन पेपर 2, last 10 years PYQs and video lectures along with complete notes. So these tests will also include solution PDF. To subscribe, you can contact this number on the screen. The fees is just $499. The use of dictionary does not help learner to। क्वेश्चन कह रहा है डिक्शनरी को यूज करने से स्टूडेंट को या लर्नर को किस चीज में मदद नहीं मिलती है। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। तो डिक्शनरी में हर वर्ड के साथ उसके फोनेटिक्स भी लिखे होते हैं जिससे आप प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आता है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। हाँ, डिक्शनरी हमको वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, बट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा डिक्शनरी का यूज नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ये तो डिक्शनरी का यूज है। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। ये तो बिल्कुल है, किसी कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, सब हमको डिक्शनरी बताती है। बट ऑप्शन बी अगर हम देखें, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में अगर हमको प्रोफिशिएंट या हमको बोलने में फ्लुएंसी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, दूसरों के साथ आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी आपको ओरल कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। तो इंग्लिश प्राइमरी लेवल में सिखाने का मेन पर्पस क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। नीचे से पढ़ते हैं, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्कोरिंग गुड मार्क्स तो नहीं है एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट। तो ब्रिटिश एक्सेंट की तरह बोलना या सिखाना बच्चों को, ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो इंटरेक्शन की है, कम्युनिकेट करने की है अलग अलग सिचुएशन में, चाहे आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो या फैमिली में बात कर रहे हो, ऐसी सिचुएशंस में इंटरेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक बच्चे को प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इन डिफरेंट साउंड अंडरलाइन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से अंडरलाइन जो लेटर है उसका साउंड डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है बाकी ऑप्शन से। सिटी, स्काई, बाय या ट्राई। तो देखिए यहाँ पे जो सिटी वर्ड है, यहाँ पे वाई आई की तरह साउंड कर रहा है, सिटी। ओके, और बाकी देखिए स्काई, बाय एंड ट्राई, दे आर साउंडिंग इन अ सेम मैनर। तो जो डिफरेंट साउंड आ रही है वो सिर्फ सिटी में से आ रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एन एफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, यानी वो प्रभावी टीचर लैंग्वेज का कौन है। अब ये टीचर क्या करेगा, विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल आंसर्स टू द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। तो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर सिखाना बच्चों को वो मेन एम नहीं है, तो इफेक्टिव टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर यूजिंग ओनली क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक को आपको रेफर नहीं करना चाहिए, और भी जगह से हमको एक टीचर को क्वेश्चंस बनाने चाहिए। will rely entirely on the prescribed notebook टेक्स्ट बुक। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में आप एक टीचर को सीमित नहीं रहना चाहिए, रियल वर्ल्ड से भी टीचर क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विल यूज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो टीचर यूज करेगा ही, बट अदर सोर्सेस ऑफ टीचिंग मटेरियल भी यूज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तीन गलत है इसमें। एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी, ईच मैन नोज हिज ड्यूटी, मेनी मैन नोज हिज ड्यूटी। तो मेनी के साथ मैन नहीं आएगा,
क्योंकि मैनी प्लूरल है तो यहाँ मैन आना चाहिए, MEN, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एनी मैन नोज हिज ड्यूटी, तो ये ऑप्शन भी सही साउंड नहीं कर रहा है। बट ऑप्शन ए और बी में देखें तो जो राइट है वो ऑप्शन ए है, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी। हर इंसान को या हर आदमी को अपने कर्तव्य के बारे में पता होता है। The most important factor which is responsible for differentiation between language learning and language acquisition is, तो वो सबसे बड़ा कारण और जो फैक्टर है या क्राइटेरिया है जो क्या किन दो चीजों में डिफरेंशिएट करता है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है स्टूडेंट को लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताना, ग्रामर के बारे में बताना। बट लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट उसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकता है। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये हम जब अपने आसपास के एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है तब उसको समझ में आता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लैंग्वेज एनवायरनमेंट नहीं है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज भी नहीं, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज। डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। डायरेक्शंस दिए इस क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड लीनियंट। अब कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है ये वर्ड लीनियंट। अब पहले इसमें आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और नाउन होता है आपका नेम प्लेस एनिमल थिंग। एडवर्ब आपके वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन मैंने बताया नेम प्लेस एनिमल थिंग, और प्रेपोजिशन पोजीशन बताते हैं, ऑन द टेबल और इन द टेबल या इन द बेड, ये सारी चीजें। अब लीनियंट वर्ड का मीनिंग होता है मर्सीफुल। ओके, तो जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि आवर लॉ सिस्टम इज लीनियंट, ओके, जैसे थोड़ा सा इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, तो वो लॉ सिस्टम को बताने वाला जो वर्ड लीनियंट है वो एक तरीके का एडजेक्टिव है। हमारा लॉ सिस्टम ये क्या हो गया, ये एक तरीके का नाउन हो गया, और लॉ सिस्टम कैसा है वो बता रहा है एडजेक्टिव, तो लीनियंट आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब ऑप्शंस की तरफ देखें। इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस, यूज व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन मॉनिटर, नहीं ये भी गलत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, इज यूज टुवर्ड्स एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड, तो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड यूज होता है स्टूडेंट्स, उसको इवेल्युएशन कर कहते हैं। ओके, इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जो भी एक टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया है वो बच्चे को कितना समझ में आए, वो होता है इवेल्युएशन। बट असेसमेंट का मतलब होता है वो टीचर एक स्टूडेंट को जज करता है कि कहाँ पे एक बच्चा लैग कर रहा है और उसकी हेल्प कर सके ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सो असेसमेंट इज प्रोडक्ट प्रोसेस ओरिएंटेड, वाइल इवैल्यूएशन आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ओके, which one of the following is not a principle of language teaching at primary level। अब लैंग्वेज टीचिंग जो एक प्राइमरी लेवल पे कंडक्ट की जाती है, इन चारों में से कौन उसका एक प्रिंसिपल नहीं है। गो फ्रॉम नोन टू अननोन, ओके, ये एक प्रिंसिपल है, राइट। टीच ओनली वन थिंग एट अ टाइम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनकी नीड्स को समझना। वाइल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो इम्पोर्टेंट जो एक प्रिंसिपल नहीं है। टीच थ्री स्किल्स, अब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग भी एक तरीके का स्किल है, तो इस ऑप्शन में राइटिंग मिसिंग है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट अ प्रिंसिपल। तो इनमें से सिर्फ तीन ही दिए हैं आपको, राइटिंग भी यहाँ होना चाहिए, इसीलिए ये आंसर है। डिफ्थोंग्स आर कॉन्सोनेंट साउंड, डबल कॉन्सोनेंट साउंड, वावल साउंड और डबल वावल साउंड। तो वावल्स आपके स्टूडेंट्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, आपको पता है, और जो ये इनमें से ना हो उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब डिफ्थोंग्स वो होते हैं जिसमें डबल वावल साउंड्स आती है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप देखिए वर्ड कॉइन, ओके, तो यहाँ पे ओ और आई ये एक तरीके का वावल्स है, और इनके जो साथ में साउंड बन रही है उसको हम कह रहे हैं डिफ्थोंग्स। ओके, दैट इज व्हाई डी इज द आंसर। और हम दूसरे भी अगर वर्ड्स देखें, लाउड, ओके, एंड या दीज आर द एग्जांपल्स।
While reading, a learner needs to guess the conceptual meaning of new words to understand, translate written symbols, okay, perceive and decode letters to read words, या understand every word to guess the meaning of the text. अब क्वेश्चन पूछ रहा है रीडिंग करते समय एक लर्नर को क्या करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है perceive and decode letters in order to read. Okay, while all the other options are correct, guess the conceptual meaning, translate written symbols or understand each word. अब every word and understanding every word बहुत difficult हो जाता है, तो कई बार हम ऐसा होता है कुछ words को हम sentence पढ़ के उसका meaning निकाल लेते हैं. Next is when a child learns a language naturally without much practice, it is called. अब वो भाषा जो एक बच्चा अपने आप से एनवायरनमेंट से और बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या किए जो अंडरस्टैंड करता है या समझ जाता है जिस लैंग्वेज को, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज जनरलाइजेशन, अडैप्शन, लर्निंग या एक्विजिशन. सो डी इज द आंसर. और लैंग्वेज एक्विजिशन आपको ना आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके थ्रू मिलता है. So that is called language acquisition. While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. अब कई बार ऐसा होता है बैक बेंच में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर अपने क्लास की तरफ उनका कंसंट्रेशन लाना थोड़ा मुश्किल होता है. उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? Stop explaining the concept and start dictating. So this is not right. Teacher should explain. Scold them for not paying attention. So scolding is not the correct solution. Ignore them and carry on. ये तो बिल्कुल ही गलत है. टीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए. The right answer is option A. Engage them by asking questions. तो जब questions पूछते हैं तो बच्चा attentive हो जाता है. And evaluate her teaching method. Maybe उसके teaching method में कुछ problem है जिससे बच्चे attract नहीं हो रहे या बच्चे पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहे. टीचर शुड एनालाइज हर टीचिंग मेथड्स. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. तो यहाँ पे एमेटर वर्ड का स्पेलिंग बताना है. तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एमेटर. तो एमेटर वो पर्सन होता है जो किसी भी चीज को परसीव करता है एज अ हॉबी एंड नॉट अ प्रोफेशन. कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग प्रोफेशन की तरह नहीं बट जस्ट एज अ हॉबी दे टेक अप डिफरेंट जॉब्स, तो उसको हम कहते हैं एमिटर. चूज द करेक्ट exclamatory sentence to the given for the given sentence. The task was very laborious. Laborious मतलब बहुत ही थकान भरा. अब एक्सक्लेमेशन का काम ये होता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए होता है. How laborious has been the task. So अगर हमको एक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है तो ये ऑप्शन तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है. So this is not the right answer. How has been laborious the task? This is also not correct. How has the task been? So this is also a question. While option B is correct, it is expressing how laborious the task has been. This is the right answer. Choose the correct indirect speech of the given sentence. अब indirect speech का मतलब होता है किसी और के वर्ड्स को किसी और की कही हुई बात को बताना बट उसकी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज करते हुए. अब सेंटेंस कह रहा है जॉन सेड टू द मैन, आर यू हर फ्रेंड. तो जॉन एक पर्सन है जिसने किसी इंसान से बोला क्या तुम उसके दोस्त हो. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके का होगा, जॉन आस्क्ड द मैन इफ ही वाज हर फ्रेंड. ओके, तो यहाँ तो इंसान ने कहा था आर यू हर फ्रेंड, बट इनडायरेक्ट स्पीच का यही मतलब है कि उस वर्ड्स को चेंज करना. इफ ही वाज, क्योंकि मैन है तो ही आएगा और पास्ट टेंस में है इसीलिए was आ गया और her friend. Okay, that is why A is the answer. Choose the correct alternative of the verb. When we reach the stadium, the player dash already. अब सेंटेंस कह रहा है जब हम स्टेडियम पहुंचे, जैसे जहां पे मैचेस होते हैं ना, क्रिकेट मैच वगैरह, the players dash already have gone,
went, had gone या has gone। तो क्वेश्चन पास्ट टेंस में कह रहा है कि प्लेयर्स जा चुके थे। तो जब चुके थे वर्ड आता है हिंदी में, उसका इंग्लिश में होता है had gone। ओके, इट विल बी had, और go का थर्ड फॉर्म लगेगा विच इज go, went, gone। ये है आपका go के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स। यहाँ पे आएगा had gone। ओके, the players had already gone। Identify the part of speech in the bracket। He as well as her friend is engaged। तो ये as well as वर्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition या कंजंक्शन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन जी, डी, कंजंक्शन। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ लेते हैं। अगर ये सेंटेंस अलग अलग होते तो कुछ ऐसे होता है, शी इज एंगेज्ड, हर सिस्टर इज एंगेज्ड। तो हमने उन दोनों को मिला के बना दिया शी एज वेल एज हर सिस्टर इज एंगेज्ड। So these answers. We will start this topic dash the middle of the page, on the middle, at the middle, from या in। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है from, यानी टॉपिक हम शुरू करेंगे पेज के बीच में से। जो से वर्ड हिंदी का है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम। ओके, जैसे मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हम पेज के बीच में से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सी इज द आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डैश एट वेरी हाई स्पीड इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अब कार्स ड्रिवन एट वेरी हाई स्पीड होगा, या ड्राइव कार्स, कार्स ड्राइविंग, या ड्राइविंग कार्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी डी, ड्राइविंग कार्स एट वेरी हाई स्पीड इज एक्सट्रीमली डेंजरस। कार्स चलाना बहुत तेज हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ओके, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो वी शुड ऑलवेज ड्राइव कार्स केयरफुली। Which of the following is not a form of non-verbal communication? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं कि जब हम अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो होता है नॉन-वर्बल। अब आपको बताना है दिस इज नॉट अ नॉन-वर्बल। ऑप्शन बी, बॉडी लैंग्वेज, ये एक नॉन वर्बल है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल है, कभी कभी हम सैड होते हैं या हैप्पी होते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कितनी स्पीड में आप बात कर रहे हैं उससे भी कुछ कम्युनिकेट होता है, कि कहीं आप हरी में हैं या आप फ्री हैं, ऑल दैट इज ऑल्सो जस्ट। व्हाइल लेटर राइटिंग एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है, बिकॉज यू आर यूजिंग वर्ड्स ओवर हियर, दैट इज व्हाई इज द आंसर। Which of these is not an element of language? अब इनमें से कौन लैंग्वेज का एलिमेंट नहीं है? तो सिमेंटिक्स ये भी एक लिंग्विस्टिक का पार्ट है जो मीनिंग से कंसर्न होता है। सो ये एक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज है, बट क्वेश्चन तो पूछा है विच इज नॉट एन एलिमेंट, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ग्रामर भी एलिमेंट है, ये बताता है कि आप टेंसेस के बारे में और मीनिंग के बारे में। वाइल फोनोलॉजी ये भी एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच ही है। वाइल रेडियोलॉजी इट डील्स विद एक साइंस की ब्रांच है जहाँ हाई एनर्जी और ये एक्सरे इन सब चीजों से डील किया जाता है, दैट इज व्हाई बी इज द आंसर। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टफ स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और रफ स्किल्स। सो कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, आप किसी सिचुएशन में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और किस वे में इंटरैक्ट करते हैं वो बताता है सॉफ्ट स्किल से। Good listeners concentrate on speaker's main thought, minor details, the speaker's every word and important words। अब वो व्यक्ति जिसको हम एक गुड लिसनर कहते हैं, वो मेन थॉट को ध्यान में रखता है, ना कि आसपास की चीजों पे, माइनर डिटेल्स पे नहीं, बट जो मेन जो सेंडर बोलना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको ध्यान में रखते हैं। What is the study of language? मॉर्फेमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स या सिमेंटिक्स? तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज हम सभी जानते हैं लिंग्विस्टिक्स है, नाम से ही पता चलता है, दिस इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स। ओके, while phonetics and semantics
they come under linguistics. Okay, listening, speaking, reading and writing are a हैबिट, ये एक आदत नहीं है, आदत नहीं है, ना कि आर्ट है, गिफ्ट ऑफ नेचर भी नहीं है. ओके, गिफ्ट ऑफ नेचर आर माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, while these are a skill, और स्किल को हमेशा सीखा जा सकता है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सारे जब हम इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारी एक स्किल होती है जिसको बढ़ाया जा सकता है. ऑल एट वंस मीन्स, ये फ्रेज ऑल एट वंस का क्या मतलब है? all at the same time, suddenly, one after another और simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ जब कोई चीज होती है. बट all at once इस फ्रेज का मतलब होता है suddenly. जैसे अगर हम बोलते हैं all at once the noise stopped, यानी suddenly the noise stopped. So B is the answer. Which is the correct sentence? The weather is cold at December. So this is incorrect. कभी भी month के साथ at का इस्तेमाल नहीं किया जाता. The weather is cold on December, ये भी गलत है. on का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है मंथ के नाम के साथ. मंथ के नाम के साथ in का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, और स्टूडेंट्स at जो है ना वो यूजुअली टाइम के साथ इस्तेमाल किया जैसे जाता है, जैसे at 5 o'clock, या on जो है डेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है. दैट लाइक आई विल कम ऑन मंडे. ओके, जब मंथ का नाम आए तो in इस्तेमाल करिएगा. which is not a synonym of number. अब नंबर का सिनोनिम कौन नहीं है? स्टैटिस्टिक्स भी एक नंबर का सिनोनिम है, फिगर भी है, सम भी है, बट मैथ्स एक नंबर का सिनोनिम नहीं है. ओके, चूज द करेक्ट आर्टिकल. अब आर्टिकल क्या होते हैं? 3 आर्टिकल से हमें पता है, ए, एन और द. अब इस सेंटेंस में इट इज डैश हिस्टोरिकल फैक्ट एंड द, ए या नन ऑफ द अबव. तो अगर हम सेंटेंस की तरफ देखें तो हम यूजुअली कहेंगे इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. सी इज द आंसर.